नमस्ते डॉक्टर साहब, स्वागत है इस चैनल पर। उम्मीद है आपको मेरी पॉडकास्ट पसंद आ रही होगी। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। वेलकम। आज हम एक बड़े ही इंटरेस्टिंग सफर पे निकल रहे हैं। हाँ। फ्लावरिंग प्लांट्स की अंदरूनी दुनिया को समझने के लिए, अच्छा। मतलब उनकी एनाटॉमी। हमारे पास एक बायोलॉजी चैप्टर है सोर्स के तौर पर, जो प्लांट्स के अंदर की बनावट पर फोकस करता है। तो मिशन ये है कि ये समझा जाए कि प्लांट्स अंदर से कैसे बने होते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बिल्कुल। और खासकर मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में क्या स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। ये जानना इसलिए जरूरी है, मुझे लगता है, क्योंकि इससे समझ आता है कि पौधे कैसे काम करते हैं, बढ़ते हैं और अलग-अलग माहौल में अडैप्ट करते हैं। बिल्कुल सही कहा। एनाटॉमी का मतलब ही है इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी। देखिए, प्लांट्स में जो बेसिक यूनिट है वो तो सेल है। हाँ। फिर ये सेल्स मिलकर बनाते टिश्यूज, मतलब सेल्स का ग्रुप जो कोई एक खास काम करता है। हाँ, ठीक है। और फिर अलग-अलग टिश्यूज ऑर्गेनाइज होकर बनाते ऑर्गन्स, जैसे जड़, तना, पत्ती। रूट, स्टेम, लीफ। हाँ। बिल्कुल। तो इस चर्चा में हम फोकस करेंगे 3 मेन टिश्यू सिस्टम्स पर और देखेंगे कि मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट्स एनाटॉमिकली, मतलब अंदर की बनावट में कैसे अलग होते हैं। ओके, तो चलिए इसे खोलते हैं जरा। शुरू करते हैं टिश्यू सिस्टम से। आपने कहा 3 मेन टाइप्स हैं। ये सिस्टम्स प्लांट बॉडी में उनकी लोकेशन और फंक्शन के आधार पर डिफाइन होते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। 3 मेन टाइप्स हैं: एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो पहला वाला एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ये क्या है? ये प्लांट की सबसे बाहरी परत है। आप कह सकती हैं जैसे हमारी स्किन होती है, अच्छा। इसे एपिडर्मिस कहते हैं। ये आमतौर पर लंबे, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स की एक सिंगल लेयर होती है जो कंटिन्यूअस होती है, मतलब बीच में गैप नहीं होते। और ये सेल्स पेरेन्काइमेटस होते हैं? हाँ, पेरेन्काइमेटस होते हैं और बाहर की तरफ अक्सर एक वैक्सी मोटी सी परत होती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। हाँ, क्यूटिकल, ये तो सुना है। इसका क्या काम है? ये बहुत जरूरी है। ये पानी के लॉस को, मतलब वाटर लॉस को रोकता है। ट्रांसपिरेशन से जो पानी उड़ता है ना, उसे कम करता है। अच्छा। हाँ, पर जड़ों में, रूट्स में क्यूटिकल नहीं होता। जाहिर है, वहां तो पानी एब्जॉर्ब करना है। सही बात है, वहाँ क्यूटिकल होगा तो पानी कैसे अंदर जाएगा? एग्जैक्टली। इसी एपिडर्मिस में कुछ खास स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। स्टोमेटा। स्टोमेटा, ये तो पत्तियों में होते हैं ना? हाँ, ज्यादातर पत्तियों में मिलते हैं। ये ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन और गैशियस एक्सचेंज, मतलब CO2 अंदर लेना, O2 बाहर छोड़ना, इसको रेगुलेट करते हैं। ओके, कैसे करते हैं ये? हर स्टोमा, मतलब सिंगुलर स्टोमा, प्लूरल स्टोमेटा, हाँ। उसमें 2 बीन शेप्ड गार्ड सेल्स होते हैं जो स्टोमेटल पोर यानी छेद को घेरे रहते हैं। बीन शेप्ड? हाँ, लेकिन मजे की बात यह है कि ग्रासेस में, मतलब घास में, ये गार्ड सेल्स डम्बल शेप्ड होते हैं। ओ, अलग शेप, क्यों? शायद उनके फंक्शन या एनवायरनमेंट के लिए वो ज्यादा बेहतर हो। इन गार्ड सेल्स की जो बाहरी दीवार होती है वो पतली होती है और अंदर वाली दीवार जो छेद की तरफ होती है वो मोटी होती है। अच्छा। इनमें क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं और यही सेल्स स्टोमेटा के खुलने और बंद होने को कंट्रोल करते हैं। कभी-कभी इन गार्ड सेल्स के आसपास वाले एपिडर्मल सेल्स भी थोड़े खास हो जाते हैं शेप और साइज में। उन्हें सब्सिडियरी सेल्स कहते हैं। सब्सिडियरी सेल्स? हाँ, तो ये पूरा सेटअप, स्टोमेटल छेद, गार्ड सेल्स और सब्सिडियरी सेल्स, ये सब मिलकर स्टोमेटल अपैरेटस कहलाता है। स्टोमेटल अपैरेटस। ठीक है। एपिडर्मिस पर कुछ और भी होता है शायद, जैसे उपांग या अपेंडेजेस। बिल्कुल, जैसे रूट हेयर्स और ट्राइकोम्स। रूट हेयर्स, हाँ, जड़ों पर जो बाल जैसे होते हैं। हाँ। वो एपिडर्मल सेल्स के ही यूनिसेल्युलर एक्सटेंशंस हैं, मतलब एक ही सेल लंबा हो जाता है। इनका काम है मिट्टी से पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। ओके, और ट्राइकोम्स ये कहाँ होते? ट्राइकोम्स होते हैं स्टेम पर, मतलब तने पर जो एपिडर्मल हेयर्स होते हैं, उन्हें ट्राइकोम्स कहते हैं। अच्छा, ये भी हेयर जैसे ही? हाँ, पर ये शूट सिस्टम में यूजुअली मल्टी सेल्युलर होते हैं, मतलब कई सेल्स के बने होते हैं। ये ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड हो सकते हैं, सॉफ्ट या कड़े हो सकते हैं और कभी-कभी सिक्रीटरी भी, मतलब कुछ चिपचिपा पदार्थ निकाल सकते हैं। ओह, इनका क्या काम है? क्या ये भी एब्जॉर्प्शन करते हैं?
नहीं, इनका काम अलग है। ये ट्रांसपिरेशन से होने वाले वाटर लॉस को रोकने में मदद करते हैं। अरे वाह। हाँ, एक तरह से शेडिंग करके या हवा की एक परत बनाकर कुछ प्रोटेक्शन भी देते हैं कीड़ों वगैरह से। तो देखिए, रूट हेयर और स्टेम हेयर मतलब ट्राइकोम दोनों एपिडर्मिस से निकले हैं, लेकिन फंक्शन कितना अलग है। एक अब्जॉर्प्शन, दूसरा प्रोटेक्शन और वाटर लॉस रोकना। बिल्कुल, लोकेशन के हिसाब से फंक्शन बदल गया। कमाल है। चलिए अब दूसरे सिस्टम पर आते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, भरण ऊतक तंत्र। ये क्या है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम असल में एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल्स को छोड़कर बाकी जो भी टिश्यू है प्लांट में, वो सब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाता है। मतलब बीच का सारा हिस्सा, प्लांट का मेन बल्क। हाँ, एक तरह से प्लांट का फिलिंग मटेरियल। इसमें सिंपल टिश्यूज होते हैं जैसे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा तो काफी सुना है, ये कहाँ मिलता है? पेरेन्काइमा सेल्स आमतौर पर प्राइमरी स्टेम्स और रूट्स के कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकल में, पित्त और मेडुलरी रेज में पाए जाते हैं। अच्छा। पत्तियों में जो ग्राउंड टिश्यू होता है वो पतली दीवारों वाले क्लोरोप्लास्ट वाले सेल्स का बना होता है और उसे मीजोफिल कहते हैं। पेरेन्काइमा बहुत वर्सेटाइल है, मतलब कई काम करता है, स्टोरेज से लेकर फोटोसिंथेसिस तक। और कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा? कोलेनकाइमा यंग स्टेम को मैकेनिकल सपोर्ट देता है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। और स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल्स होते हैं, मोटी दीवारों वाले, जो पक्का वाला मैकेनिकल सपोर्ट मतलब मजबूती देते हैं। ठीक है, तो ग्राउंड सिस्टम मतलब सपोर्ट, स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस। अब तीसरा सिस्टम वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, संवहनीय ऊतक तंत्र। ये ट्रांसपोर्ट वाला है ना? बिल्कुल, ये प्लांट का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इसमें कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, हाँ, पानी और खाने का ट्रांसपोर्ट। सही। जाइलम पानी और मिनरल्स को जड़ों से ऊपर ले जाता है, फ्लोएम पत्तों में बने खाने को बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। ये दोनों मिलकर बनाते हैं वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल्स, और इसमें भी कुछ टाइप होते हैं। कैम्बियम का जिक्र आया था पहले। हाँ, ये बहुत जरूरी है। वैस्कुलर बंडल्स दो तरह के हो सकते हैं इस आधार पर कि उनमें कैम्बियम है या नहीं। डाइकोटिलेडोनस स्टेम्स में फ्लोएम और जाइलम के बीच कैम्बियम होता है। डाइकॉट में कैम्बियम होता है। हाँ, ऐसे वैस्कुलर बंडल्स सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बना सकते हैं, मतलब तने को मोटा कर सकते हैं। इसीलिए इन्हें ओपन वैस्कुलर बंडल्स कहते हैं। ओपन मतलब ग्रोथ का रास्ता खुला है। बिल्कुल। और मोनोकोटिलेडन्स में? उनमें कैम्बियम नहीं होता। सही। मोनोकॉट्स में वैस्कुलर बंडल्स में कैम्बियम नहीं होता, इसलिए ये सेकेंडरी टिश्यूज नहीं बना सकते और इन्हें क्लोज्ड कहते हैं। क्लोज्ड मतलब सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, तना मोटा नहीं होगा। एग्जैक्टली। अब अरेंजमेंट की बात करें तो जड़ों में मतलब रूट्स में जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर ऑल्टरनेट तरीके से अरेंज होते हैं। इसे रेडियल अरेंजमेंट कहते हैं। रेडियल मतलब एक जाइलम फिर फ्लोएम फिर जाइलम, ऐसे अलग अलग लाइनों पर। हाँ, लेकिन स्टेम्स और लीव्स में कॉन्जॉइंट टाइप कॉमन है। इसमें जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पर साथ साथ होते हैं। साथ साथ? हाँ, आमतौर पर फ्लोएम बाहर की तरफ और जाइलम अंदर की तरफ होता है। तो ये कैम्बियम का होना या न होना सीधा सेकेंडरी ग्रोथ से जोड़ा है, जो डाइकॉट्स में आम है पर मोनोकॉट्स में नहीं होती। ये एक बड़ा फर्क है दोनों में। ठीक है, तो हमने तीनों टिश्यू सिस्टम समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं और कंपेयर करते हैं मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स को उनके ऑर्गन्स, रूट्स, स्टेम्स और लीव्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पर। हाँ, इसके लिए हम मैच्योर जोन्स के ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब आड़ी काट को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो पहले डाइकॉट रूट लेते हैं, जैसे सूरजमुखी, सनफ्लावर। हाँ, तो डाइकॉट रूट का सेक्शन देखें तो सबसे बाहर एपिब्लेमा, जिसपे यूनिसेल्युलर रूट हेयर्स होते हैं। एपिब्लेमा मतलब एपिडर्मिस ही? हाँ, रूट की एपिडर्मिस को एपिब्लेमा भी कहते हैं। उसके अंदर आता है कॉर्टेक्स। ये पतली दीवारों वाले पैरेन्काइमा सेल्स की कई लेयर्स का बना होता है, जिनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस होते हैं। ये स्टोरेज का काम करता है। और कॉर्टेक्स के सबसे अंदर? कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली लेयर है एंडोडर्मिस। ये बड़े काम की लेयर है। बैरल शेप्ड सेल्स की सिंगल लेयर होती है बिना इंटरसेल्युलर स्पेस के। इसमें क्या खास है? आपने पहले जिक्र किया था कैस्पेरियन स्ट्रिप्स का। बिल्कुल। एंडोडर्मल सेल्स की टेंजेंशियल और रेडियल दीवारों पर सुबेरिन नाम के वैक्स जैसे मटेरियल का डिपोजिशन होता है, जिसे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं। सुबेरिन? हाँ, ये पानी के लिए इम्पर्मिएबल है,
मतलब पानी इसके आर पार नहीं जा सकता। ओ, तो फिर पानी अंदर कैसे जाता है? पानी को एंडोडर्मल सेल के साइटोप्लाज्म से होकर गुजरना पड़ता है। मतलब सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है कि क्या अंदर जाएगा। ये एक तरह का चेक पॉइंट है। बहुत बढ़िया डिजाइन है। एंडोडर्मिस के अंदर क्या होता है? एंडोडर्मिस के अंदर आती है पेरीसाइकिल। ये मोटी दीवारों वाले पेरेन्काइमेटस सेल्स की कुछ लेयर्स होती हैं। यहीं से लैटरल रूट्स मतलब जड़ की शाखाएं निकलती हैं और सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान वैस्कुलर कैम्बियम भी यहीं से शुरू होता है। अच्छा, पेरीसाइकिल से लैटरल रूट्स निकलती हैं और सेंटर में पिथ होता है जो डाइकॉट रूट में काफी छोटा या इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है। मतलब बहुत कम होता है या होता ही नहीं है। जाइलम और फ्लोएम के बीच पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं जिन्हें कंजंक्टिव टिश्यू कहते हैं। और जाइलम फ्लोएम बंडल्स कितने होते हैं? डाइकॉट रूट में यूजुअली 2 to 4 जाइलम और फ्लोएम पैचेस होते हैं। मतलब डायआर्क से टेट्रार्क कंडीशन। बाद में जाइलम और फ्लोएम के बीच एक कैम्बियम रिंग बन जाती है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। ठीक है। और एंडोडर्मिस के अंदर के सारे टिश्यूज को मिलाकर क्या कहते हैं? एंडोडर्मिस के अंदर के सभी टिश्यूज, पेरीसाइकिल, वैस्कुलर बंडल्स, पिथ, ये सब मिलकर बनाते हैं स्टील। ओके। तो डाइकोट रूट, एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के साथ पेरीसाइकिल, 2-4 वैस्कुलर बंडल्स, रेडियल, छोटा पिथ और सेकेंडरी ग्रोथ की क्षमता। अब मोनोकॉट रूट की बात करते हैं। ये कैसे अलग है? मोनोकॉट रूट स्ट्रक्चर काफी हद तक डाइकॉट रूट जैसा ही है। मतलब एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, वैस्कुलर बंडल्स, पिथ, ये सब होते हैं। तो फिर फर्क क्या है? कुछ की डिफरेंसेस हैं। पहला, मोनोकॉट रूट में यूजुअली 6 से ज्यादा जाइलम बंडल्स होते हैं। इस कंडीशन को पॉलीआर्क कहते हैं। पॉलीआर्क मतलब बहुत सारे। हाँ। डाइकॉट में 2-4 थे, यहाँ 6 से ज्यादा। सही। दूसरा फर्क, मोनोकॉट रूट में पिथ बड़ा और वेल डेवलप्ड होता है, सेंटर में काफी जगह घेरता है। अच्छा, डाइकॉट में छोटा था, यहाँ बड़ा है। हाँ, और तीसरा और सबसे अहम फर्क, मोनोकॉट रूट्स में कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। क्यों नहीं होती? कैम्बियम नहीं बनता? बिल्कुल, कैम्बियम डेवलप नहीं होता, इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। उनके वैस्कुलर बंडल्स हमेशा क्लोज्ड रहते हैं। तो मोनोकॉट रूट में ज्यादा वैस्कुलर बंडल, बड़ा पिथ, पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं। ये समझना जरूरी है। ठीक है, अब जड़ों से तनों पर आते हैं। पहले डाइकॉट स्टेम, सूरजमुखी का तना मान लेते हैं। ट्रांसवर्स सेक्शन देखें। सबसे बाहर एपिडर्मिस जो प्रोटेक्टिव लेयर है, पतली क्यूटिकल से ढकी हुई। इस पर ट्राइकोम्स और कुछ स्टोमेटा भी हो सकते हैं। हाँ। एपिडर्मिस और पेरीसाइकिल के बीच का रीजन है कॉर्टेक्स। इसके 3 सब जोन होते हैं। 3? रूट में तो एक ही कॉर्टेक्स था। हाँ, स्टेम में थोड़ा अलग है। सबसे बाहर एपिडर्मिस के ठीक नीचे हाइपोडर्मिस होती है। ये कॉलेनकाइमा सेल्स की कुछ लेयर्स होती हैं जो यंग स्टेम को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती हैं, वो भी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। कॉलेनकाइमा वाली हाइपोडर्मिस, ठीक है। उसके नीचे कॉर्टिकल लेयर्स होती हैं। ये गोल पतली दीवारों वाले पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं जिनके बीच इंटरसेल्युलर स्पेस होते हैं, स्टोरेज वगैरह का काम करते हैं। और सबसे अंदर कॉर्टेक्स की सबसे अंदरूनी लेयर एंडोडर्मिस है। इसके सेल्स में स्टार्च ग्रेन्स भरपूर होते हैं, इसलिए इसे स्टार्च शीथ भी कहते हैं। स्टार्च शीथ, ये रूट की एंडोडर्मिस जैसी है? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं इसमें? नहीं, यहाँ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स सुपीरियर नहीं होती। मेन पहचान स्टार्च ग्रेन्स है। एंडोडर्मिस के अंदर आती है पेरीसाइकिल। ये यहाँ पर फ्लोएम के ऊपर स्क्वेलेरेनकाइमा के सेमीलूनर पैचेस के रूप में होती है। स्क्लेरेनकाइमा मतलब हार्ट सपोर्ट। हाँ, वैस्कुलर बंडल्स को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देने के लिए। वैस्कुलर बंडल्स के बीच में रेडियली प्लेस्ड पेरेन्काइमा सेल्स की लेयर्स होती हैं जिन्हें मेजुलरी रेज कहते हैं। ये रेडियल कंडक्शन में मदद करती हैं। मेजुलरी रेज, ठीक है। और वैस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट? डाइकॉट स्टेम में बहुत सारे वैस्कुलर बंडल्स एक रिंग में अरेंज्ड होते हैं। ये रिंग अरेंजमेंट डाइकॉट स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिंग अरेंजमेंट। और हर बंडल कैसा होता है? हर वैस्कुलर बंडल कंजॉइंट होता है, जाइलम फ्लोएम साथ में, ओपन होता है मतलब कैम्बियम मौजूद है, और एंडार्क प्रोटोजाइलम वाला होता है मतलब पहला बना जाइलम सेंटर की तरफ होता है। ओपन मतलब सेकेंडरी ग्रोथ होगी। बिल्कुल। और स्टेम का जो सेंट्रल पोर्शन है वो पिथ कहलाता है। ये बड़े गोल पेरेन्काइमा सेल्स से बना होता है जिनके बीच बड़े इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते हैं, स्टोरेज का काम करता है। तो डाइकॉट स्टेम, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, कोलेनकाइमा, कॉर्टिकल लेयर्स, पेरेन्काइमा, एंडोडर्मिस, स्टार्च शीथ, पेरीसाइकिल, स्क्लेरेनकाइमा पैचेस, वैस्कुलर बंडल्स रिंग में,
कॉन्जॉइंट ओपन एंडाक, मेड्यूलरी रेज और बड़ा पिथ। अब मोनोकॉट स्टेम, ये तो काफी अलग होगा। हाँ, मोनोकॉट स्टेम इससे काफी अलग है। पहली बात, इसमें स्क्लेरेनकाइमेटिस हाइपोडर्मिस होती है। स्क्लेरेनकाइमा? डाइकॉट में तो कॉलनकाइमा थी। हाँ, यहाँ स्क्लेरेनकाइमा है, जो शुरू से ही ज्यादा मजबूती देती है। दूसरी और सबसे खास बात, वेस्क्यूलर बंडल्स बिखरे हुए होते हैं, स्कैटर्ड, रिंग में नहीं। स्कैटर्ड? पूरे ग्राउंड टिश्यू में फैले हुए? बिल्कुल, जैसे कंक्रीट में सरिया फैला होता है ना, कुछ वैसा समझ लीजिए। और हर वेस्क्यूलर बंडल एक स्क्लेरेनकाइमेटिस बंडल शीथ से घिरा होता है, जो उसे और सपोर्ट देती है। बंडल शीथ और ग्राउंड टिश्यू? ग्राउंड टिश्यू बड़ा और पैरेनकाइमेटस होता है, लेकिन उसमें कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ जैसा क्लियर डिफरेंशिएशन नहीं होता। सब एक जैसा ग्राउंड टिश्यू लगता है। और वैस्कुलर बंडल्स? वो क्लोज्ड होंगे। एग्जैक्टली। वैस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट और क्लोज्ड होते हैं। क्योंकि कैम्बियम एब्सेंट होता है, इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। अच्छा। पेरिफेरल मतलब किनारे वाले वैस्कुलर बंडल्स आमतौर पर सेंटर में मौजूद बंडल से छोटे होते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है और वैस्कुलर बंडल्स के अंदर अक्सर पानी वाली कैविटीज मौजूद होती हैं। पानी वाली कैविटीज? क्यों? ये शायद प्रोटोजाइलम के टूटने से बनती हैं। तो देखिए, डाइकॉट में रिंग अरेंजमेंट और मोनोकॉट में स्कैटर्ड बंडल्स उनके ग्रोथ पैटर्न के फंडामेंटल डिफरेंस को दिखाते हैं। बिल्कुल, डाइकॉट बाहर की तरफ ग्रो करने के लिए तैयार है, मोनोकॉट प्राइमरी ग्रोथ पर फोकस कर रहा है। चलिए अब आखिरी ऑर्गन पर आते हैं, पत्तियां, लीव्स। पहले डाइकॉट लीफ, इसे डॉर्सी वेंट्रल लीफ भी कहते हैं, शायद इसलिए कि इसके डॉर्सल ऊपर और वेंट्रल नीचे सरफेस अलग होते हैं। हाँ बिल्कुल, डॉर्सी वेंट्रल मतलब दो अलग तरह के सरफेस। वर्टिकल सेक्शन में 3 मेन पार्ट्स दिखते हैं, एपिडर्मिस, मीजोफिल और वैस्कुलर सिस्टम। ठीक है। एपिडर्मिस दोनों सरफेस, ऊपर वाली अडैक्सियल और नीचे वाली एबैक्सियल को कवर करती है और इस पर क्यूटिकल होती है। स्टोमेटा कहाँ ज्यादा होते हैं? नीचे वाली यानी एबैक्सियल एपिडर्मिस पर आमतौर पर ऊपर वाली अडैक्सियल से ज्यादा स्टोमेटा होते हैं। ऊपर वाली पर हो सकता है स्टोमेटा हो ही ना। अच्छा, ज्यादातर नीचे, शायद सीधी धूप से बचने के लिए? हाँ, ये एक कारण हो सकता है। दोनों एपिडर्मिस के बीच का जो टिश्यू है वो मीजोफिल कहलाता है। मीजोफिल? यही फोटोसिंथेसिस होती है? बिल्कुल, मीजोफिल में टोरोप्लास्ट होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस करता है। ये पैरेन्काइमा का बना होता है और डाइकॉट लीफ में इसमें 2 तरह के सेल्स होते हैं, पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। पैलिसेड और स्पॉन्जी, ये क्या है? एडैक्सियली मतलब ऊपर की साइड पर पैलिसेड पैरेन्काइमा होता है। ये लंबे लंबे सेल्स होते हैं जो वर्टिकली अरेंज्ड होते हैं, एक या ज्यादा लेयर्स में, टाइटली पैक्ड। लंबे सेल्स ऊपर की तरफ क्यों? ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब कर सकें। पैलिसेड के नीचे होता है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ये ओवल या गोल लूजली अरेंज सेल्स होते हैं जो नीचे वाली एपिडर्मिस तक फैले होते हैं। लूजली अरेंज्ड मतलब बीच में जगह होती है? हाँ, इन सेल्स के बीच बहुत से बड़े स्पेस और एयर कैविटीज होती हैं। ये गैशियस एक्सचेंज के लिए बहुत जरूरी हैं। CO2 को अंदर सेल्स तक पहुंचाना और O2 को बाहर निकालना। तो पैलिसेड लाइट पकड़ने के लिए, स्पॉन्जी गैस एक्सचेंज के लिए। बढ़िया डिवीजन ऑफ लेबर है। बिल्कुल। वैस्कुलर सिस्टम में वैस्कुलर बंडल्स होते हैं जो वेन्स और मिड रिब में दिखते हैं। वैस्कुलर बंडल्स का साइज वेन्स के साइज पर डिपेंड करता है। डाइकॉट लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, जाल जैसा, तो वेन्स अलग अलग साइज की होती हैं। वैस्कुलर बंडल्स एक मोटी दीवारों वाली बंडल शीट सेल्स की लेयर से घिरे होते हैं। जाइलम की पोजीशन कहाँ होती है? ऊपर की तरफ, अडैक्सियल? हाँ, डाइकॉट लीफ में जाइलम यूजुअली अडैक्सियल ऊपर वाली सरफेस की तरफ होता है और फ्लोएम अबैक्सियल नीचे वाली सरफेस की तरफ। ठीक है, तो ये हुई डाइकॉट लीफ की कहानी। अब मोनोकॉट लीफ, इसे आइसोबायलैटरल कहते हैं, मतलब दोनों साइड एक जैसी। हाँ, आइसोबायलैटरल मतलब दोनों सरफेस एनाटॉमिकली काफी सिमिलर होते हैं। मोनोकॉट लीफ की एनाटॉमी कई मामलों में डाइकॉट लीफ जैसी ही है, लेकिन कुछ खास फर्क है। जैसे कि आइसोबायलैटरल लीफ में स्टोमेटा दोनों सरफेस पर होते हैं, ऊपर भी नीचे भी, लगभग बराबर संख्या में। अच्छा, डाइकॉट में ज्यादातर नीचे थे। हाँ, यहाँ दोनों तरफ। और मेसोफिल, पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिफरेंशिएटेड नहीं होता। सारे मेसोफिल सेल्स करीब करीब एक जैसे ही होते हैं
उनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं और थोड़े एयर स्पेस भी होते हैं। कोई पैलिसेड, कोई स्पॉन्जी नहीं, बस एक ही तरह का मीजोफिल। हाँ, ज्यादातर मोनोकॉट्स में ऐसा ही होता है। और ग्रासेस में एक और खास बात है। वो बुलीफॉर्म सेल्स। बिल्कुल, ग्रासेस में वेन्स के साथ कुछ अडैक्सियल एपिडर्मल सेल्स मॉडिफाई होकर बड़े, खाली, कलरलेस सेल्स बनाते हैं। इन्हीं बुलीफॉर्म सेल्स कहते हैं। इनका क्या काम है? ये वाटर रेगुलेशन में मदद करते हैं। जब बुलीफॉर्म सेल्स पानी एब्जॉर्ब करके टर्जिड होते हैं, मतलब फूले हुए होते हैं, तो पत्ती की सरफेस एक्सपोज्ड रहती है, फैली रहती है। ठीक है। लेकिन जब वाटर स्ट्रेस होता है, पानी की कमी होती है, तो ये सेल्स फ्लैसिड हो जाते हैं, मतलब पिचक जाते हैं। इसके कारण पत्तियां अंदर की तरफ कर्ल या रोल हो जाती हैं। ओह, रोल हो जाती हैं। क्यों? ताकि सरफेस एरिया कम हो जाए और ट्रांसपिरेशन से होने वाला वाटर लॉस कम हो सके। ये पानी बचाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, खासकर उन ग्रासेस के लिए जो खुले धूप वाले इलाकों में उगती हैं। कमाल का एडेप्टेशन है तो, बुलीफॉर्म सेल्स। और मोनोकॉट लीव्स में वेनेशन पैरेलल होता है ना? हाँ, पैरेलल वेनेशन होता है, जो वर्टिकल सेक्शंस में लगभग एक जैसे साइज के वैस्कुलर बंडल्स मेन वेन्स को छोड़कर में रिफ्लेक्ट होता है। तो क्या मतलब हुआ इसका? बुलीफॉर्म सेल्स का फंक्शन सीधा पानी बचाने के एडेप्टेशन से जुड़ा है, जो ग्रासेस के लिए जरूरी है। एग्जैक्टली। वाह, तो हमने रूट्स, स्टेम्स, लीव्स तीनों में डाइकॉट और मोनोकॉट के अंदरूनी फर्क देख लिए। काफी कुछ सीखा आज। अगर इसे समेटें तो हमने देखा कि प्लांट एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी है। हाँ। सेल बेसिक यूनिट है, सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं और टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स। 3 मेन टिश्यू सिस्टम्स हैं। एपिडर्मल, जो कवरिंग, प्रोटेक्शन, एक्सचेंज का काम करता है। ग्राउंड, जो प्लांट का बल्क बनाता है, स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस करता है। और वैस्कुलर, जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। और हमने मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के बीच के की एनाटॉमिकल डिफरेंसेस को हाईलाइट किया। रूट्स में जाइलम बंडल्स की संख्या, पिथ का साइज, सेकेंडरी ग्रोथ का ना होना। हाँ। स्टेम्स में वैस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट, रिंग वर्सेस स्कैटर्ड, और उनका टाइप, ओपन वर्सेस क्लोज्ड। बिल्कुल। और लीव्स में मीजोफिल का डिफरेंशिएशन, स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन, वेनेशन पैटर्न, और ग्रासेस में बलीफॉर्म सेल्स की प्रेजेंस। ये याद रखना जरूरी है कि ये स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस उनके अलग-अलग ग्रोथ पैटर्न और एनवायरमेंटल एडेप्टेशन से जुड़े हुए हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स की अंदरूनी बनावट पर ये इंटरनल स्ट्रक्चर समझना वाकई जरूरी है। ये अप्रिशिएट करने के लिए कि प्लांट्स कैसे फंक्शन करते हैं और अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं। बिल्कुल। और जाने से पहले एक सोचने वाली बात छोड़ जाती हूँ। हाँ। हमने ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स देखे, अब सोचिए कैसे अलग-अलग एनवायरमेंटल प्रेशर्स जैसे सूखा पड़ना या तेज धूप ने इन्हीं एनाटॉमिकल फीचर्स के एवोल्यूशन को ड्राइव किया होगा। सिर्फ मोनोकॉट डाइकॉट के फर्क से आगे बढ़ के सोचें, कैसे किसी रेगिस्तानी पौधे की एनाटॉमी किसी बारिश वाले जंगल के पौधे से अलग होगी, चाहे दोनों डाइकॉट ही क्यों ना हो। बहुत सारा सवाल है। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन के इस गहरे रिश्ते के बारे में सोचते रहिएगा जब भी आप अपने आसपास अलग-अलग प्लांट्स को देखें। इस एक्सप्लोरेशन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फ्यूचर डॉक्टर, तो कैसी लगी आपको हमारी ये पॉडकास्ट? उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके करें एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।